everyone, welcome back to another episode and I'm really glad and excited to tell you कि हम लोग अपने सीजन के एंड की तरफ आ रहे हैं. This is our last episode, but this is not the end of our series. So future में सीजन 2 क्या आ रहा है, किसके साथ हो रहा है, इस पे हम बाद में बात करेंगे. बट आज मेरे साथ हमारी लास्ट गेस्ट थेरेपिस्ट फातिमा कयूम मौजूद हैं. फातिमा क्या है, क्यों करती हैं, क्या करती हैं, इस पे हम इस बात पर करेंगे. बट सबसे पहले वेलकम टू द शो. थैंक यू अमाद. सो फातिमा एक रिलेशनल इंटीग्रेटिव काउंसलर हैं. ये क्या है मैं अभी इनसे खुद भी पूछूंगा. बट इसके अलावा उन्होंने अपना मास्टर्स किया हुआ है यूके से, और ये डिफरेंट जो है वो थ्योरीज को कंबाइन करके अपने जो क्लाइंट्स हैं, अपने जो लोग साथ, उनको एक सेफ नॉन जजमेंटल स्पेस प्रोवाइड कर रही है जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं. और ऑब्वियसली दे वांट टू फील बेटर एंड आई थिंक दैट इज द गोल फॉर एवरी इंडिविजुअल हु इज सीकिंग हेल्प. सो टुडे जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, इवन इफ वी डोंट लाइक इट, एंड दैट इज दैट वी ऑल एक्सपीरियंस लॉस वन फॉर्म और द अदर. हम लोग उसके बाद एक ग्रीफ की स्टेज से गुजरते हैं. लॉसेस की क्या टाइप हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह हम डिफरेंट तरीकों से उन गुजरते हैं, जर्नी हमारी क्या होती है, इस सब पे हम फातिमा से बात करेंगे. बट आई थिंक स्टार्ट जिस तरह हम हर एपिसोड का पहले करते हैं वो यही होता है कि हाउ वुड यू डिफाइन ग्रीफ एंड लॉस फॉर आवर ऑडियंस. आई थिंक 3 अगर हम उसमें डिवाइड कर दें, हमारे के बेरीवमेंट होती है, जो कि एक इवेंट होता है जिसके रिस्पॉन्स में वी ग्रीव. So loss and bereavement, loss is an event, it's a type, it's something that we lose. There are 2 types of losses. एक developmental losses होते हैं और circumstantial losses होते हैं. डेवलपमेंटल में होते हैं जो विद लाइफ हम ग्रो करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं. सो लॉस ऑफ चाइल्डहुड, लॉस ऑफ यूथ, राइट. जब बच्चे पैदा होते हैं तो लॉस ऑफ प्रेगनेंसी, इवन गिविंग बर्थ इज अ लॉस, एंड देन जो सर्कमस्टेंशियल लॉसेस होते हैं उसमें कुछ इस तरह की चीजें कि डेथ, ट्रॉमेटिक इवेंट, इस जो इवेंट्स होते हैं जो सर्कमस्टांसेस की वजह से हो. सो दैट्स लॉस. आई थिंक ग्रीफ इज आवर रिस्पॉन्स टू लॉस, our feelings, our emotions, our reaction towards loss. And then there's another thing, mourning, कि वो होता है कि जो एक पब्लिकली हम करते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ जो पब्लिक इमेज होती है ऑफ आवर. सो व्हाट्स ऑन द आउटसाइड, mourning is what's on the outside, and grief is maybe more of an internal process. राइट. सो अब जिस तरह अभी आप बात कर रही थी कि डिफरेंट टाइप के लॉसेस होते हैं एंड सडनली जिस तरह अभी बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप के लॉसेस होते हैं, एंड सिंस वी आर इन अ टाइम जहाँ पे वी आर फेसिंग अ पेंडेमिक, और इसके साथ अब जिस तरह हम देख रहे हैं, पहले कोविड था, अब डेंगू पाकिस्तान में वापस आ रहा है. एंड इवन इफ यू गो बैक 15 to 20 years पीछे जाएं तो पाकिस्तान में 2007 ऑनवर्ड्स टेररिज्म का फिर एक पूरा एक सर्ज आया था जिसमें लॉट ऑफ सुसाइड बॉम्बिंग हैपेंड, ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, सेक्टेरियन वायलेंस बहुत ज्यादा हुई. सो ये सारी जो अगर हम इनकी एक देखें तो thousands of people who suddenly lost a loved one out of nowhere, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड तो नहीं होता. आप सुबह जाते हैं काम पे, आप खुदा ना खास्ता मर्डर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सेक्टेरियन वायलेंस. सो नोबडी एक्सपेक्टेड दैट. सो वो जो एक लॉस होता है जिसको हम सडन लॉस कहते हैं, उसके अगर आप थोड़ा उस पर बताओ कि उसके क्या डायनामिक्स होते हैं, उस पे क्या डिफरेंट स्टेजेस हो सकते हैं ग्रीविंग की. और क्योंकि वो अक्सर जो अगर लेमन देखने में आता है वो इट टेक्स टाइम इवन टू एक्सेप्ट इन द स्टार्ट कि मेरे साथ ये हो भी गया है. सो देन वी कैन मूव टू जो डेवलपमेंट की क्या बात कर रहे थे कि विद टाइम होता है. बट आई वुड लाइक योर कमेंट ऑन द सडन लॉस पार्ट. I think उसको ट्रॉमा की लेंस से देखा जा सकता है. It's extremely traumatizing, terrorist attack, right? Even losing someone to a disease or illness, जो कि specifically अगर कोविड को अगर मद्देनजर रखा जाए तो हमें तो पता ही नहीं, दुनिया को पता ही नहीं था कि कोप कैसे करना है, इसका इलाज क्या है, right? So I think that is loss because of trauma. Right, and then that trauma can be seen as a circumstance, right? There is so much loss of control there. Loss of control के साथ आती है change. Change comes with loss, right? क्योंकि एक
what happens with trauma या terrorist attack or death or whatever is that हमारी दुनिया होती है हर इंसान की, right? और suddenly उसमें से एक बड़ा important इंसान या कोई routine या कोई object छीन लिया जाता है, and you're sitting there in shock, denial. Sometimes there's protesting stage होती है जिसमें आप गुस्सा करते हैं कि ये हो क्या गया है, question करते हैं why me, right? आपकी एक assumption होती है towards your own world, जो एक world view होता है कि, और ये एक theoretical framework है assumptive world theory का, कि हर किसी की जो एक इंसान होता है उसकी assumption होती है कि दुनिया एक अच्छी जगह है, I'm worthwhile, this world is a good place, and then that assumption is shattered when you lose something or when you experience something so traumatic, right? So और वो assumption की जो shatter होता है वो बहुत painful होता है, जिससे so numbness, shock, denial, protest, despair, इस तरह की emotions आ सकती हैं, sadness, grief can look like depression sometimes. It can, and when you lose something उसके साथ बहुत सारी changes के साथ loneliness आती है. It depends आपके पास social support है या नहीं है. It depends आपके पास आपका economic status क्या है, आपके पास किस तरह की resources मौजूद हैं और नहीं है. And then according to them आपका जो एक process होता है वो आप kind of predict कर सकते हैं, but each loss is unique, right? I think अगर हम cluster शायद नहीं कर सकते. अगर for example एक family में एक member जाता है तो अगर उसमें 5 लोग हैं तो वो 5 लोग अलग तरीके से process करेंगे अपना loss. If that makes sense. बिल्कुल सही कह रहे हो. I don't know if मैंने आपके सवाल का जवाब ठीक दिया या नहीं. नहीं, मैं इसी पॉइंट पर आपके आ रहा था कि ये इससे फॉलो, क्योंकि अपनी फैमिली में भी कई दफा और इधर अपने सर्कल में देखा है, वो यही होता है कि आपके लॉस ऑफ अ पेरेंट्स जो होता है वो आपके 2 डिफरेंट बच्चों को मतलब अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है. एक बिल्कुल गुस्से में चला जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और अभी तो मुझे जरूरत थी और आई नीडेड माय फादर और मदर, जिस तरह भी था. दूसरे वाला जो है वो काइंड ऑफ सब्र शुक्र कर लेता है या मेक पीस और इन व्हाटएवर वे दे कैन एंड दे ट्राई टू मूव ऑन. सो वो जो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि यूनिक. आई रिमेम्बर हमारी जानने वाली फ्रेंड है, उन्होंने अपने एक she lost her child and husband to a sectarian violence attack, and she always said कि जितना आपका जो grief है वो उतना ही यूनिक है जितनी आपके फिंगरप्रिंट्स यूनिक है. तो हर इंसान का डिफरेंट होता है. अच्छा, इसी से अगर हम कंपेयर करते हैं जो आपकी एक डेवलपमेंटल जिसको आप कह रहे थे कि विद टाइम वी गेट ओल्ड, देन एट अ सर्टेन एज वी नो अच्छा बीमार हो रहे हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, और देयर इज अंडरस्टैंडिंग कि इट इज गोइंग टू हैपन इवेंचुअली एंड वी आर गेटिंग देयर. देयर इज नॉट एक्सेप्टेंस, आई नो कि, लेकिन वो होता है. तो उसको लॉस को फिर किस तरह ग्रीफ और जो प्रोसेस फॉलो करता है उसमें क्या स्टेजेस होती हैं या उसको कैसे देखा जाता है? अक्सर अगर इलनेस से रिलेटेड आप बात करें, जी, नेचुरल डेथ विद नेचुरल सीक्वेंस ऑफ लाइफ जो एक हमारा है, तो अक्सर ये होता है कि अगर इलनेस रिलेटेड होता है तो उसके बाद जब डेथ हो जाती है या लॉस अगर हो जाता है तो अक्सर हम मीनिंग उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं कि दे वर सफरिंग, तो उनकी वो आसान हो गई है. या फिर अगर किसी की बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे तो एक दिस इज डिपेंडेंट ऑन टाइम एंड राइट टाइम, राइट? यू कांट जस्ट से दिस फॉरेन कि आज डेथ हुई है तो अगले दिन उसकी मीनिंग फाइंड कर रहे हैं या मतलब निकाल रहे हैं या बेनिफिट देख रहे हैं. बट अक्सर ये होता है कि कभी कभी लॉस के बाद फाइनेंशियल स्ट्रेन कम हो जाता है, राइट? सो अक्सर इस तरह की चीजों में मीनिंग या इन अ वेरी क्रूड वे बेनिफिट देख सकते हैं. बट देन देयर आर टाइप्स ऑफ लॉसेस जिसमें कोई मीनिंग नहीं होता, जिसमें कोई बेनिफिट नहीं होता, एंड स्पेसिफिकली टू डेथ. सो फॉर एग्जांपल लूजिंग अ चाइल्ड or something like that. It does, and so terrorist attack, or how do you find a benefit there, right? And that is very, that's complicated, it's difficult. So when that happens, then you have to really, it's a process, sometimes a long process or time lagta hai. And sometimes you just it's sitting with that pain
and accepting. Sometimes it takes a long time to even accept कि ये हो क्या है. True. And rightfully so. Yeah. जब इतनी कुछ suddenly कुछ होगा तो how do you expect someone to just be like it's all right that it happened? Can't. It's just doesn't make sense to me कि फॉरेन से आप कहीं कि अच्छा ये तो हो गया है और अब इसके साथ कोप करना है. ठीक, आपने आई एग्री. और इस पे जो हम भी बात करेंगे आगे कि यू नो हाउ टू अप्रोच समवन हु इज ग्रीविंग, या हम उसको किस तरह हम क्या सपोर्ट फ्राहम कर सकते हैं, इवन वो लोग खुद क्या कर सकते हैं. बट बिफोर दैट हम अभी तक थोड़ी जो हम ग्रीफ को सिर्फ एक वन डायमेंशन में देख रहे थे, जिसमें हम लॉस ऑफ लाइफ में देख रहे थे कि यू नो सडन वर्सेस डेवलपमेंटल सर्कमस्टेंशियल, इस तरह की बात हो रही है. बट देन अगेन हम और भी बहुत तरह के जो लॉसेस हैं उनको हम एक्सपीरियंस करते हैं. लॉस ऑफ फ्रेंडशिप, आई थिंक इट्स अ हाईली अंडररेटेड रिलेशनशिप, जिसको आमतौर पे नहीं है. दोस्ती इतना खैर नए बन जाएंगे, नए बना लो, इस तरह की बात होता है. उसमें भी डिफरेंट एलिमेंट आते हैं. कुछ में जनरली ठीक है, आपका ब्रेकअप हो गया है, आपकी दोस्ती खत्म होगी, आपकी लड़ाई होगी, देन अगेन यू नो आप दूसरे मुल्क चले गए, आपका राब्ता कम हो गया, आप अमेरिका में हैं, आपके 12 घंटे का फर्क है, आप उस तरह राब्ते में किसी से नहीं रह सकते, या आप दोनों इवॉल्व हो, अपने पर्सनैलिटीज आपकी इवॉल्व हुई हैं और अब आप यू डोंट फील यू नो अलाइंड विद दैट पर्सन्स आइडियाज और यू नो इंटरेस्ट. सो ये सारे जो हमारे डिफरेंट फीलिंग्स को ह्यूमंस एक्सपीरियंस करते हैं, इन पे आप कैसे देखते हो, इनको कैसे देखते हो? I think grief is a price you pay for loving someone. ये तो होना ही होता है, right? Loss तो होता ही है. So I think that a few factors that can sort of help in people identifying or sort of making sense of it is that how it happened, when it happened, आपकी अपनी लॉस के साथ क्या हिस्ट्री है और क्या सपोर्ट आपके पास या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. सो हाउ इट हैपेंड एज इन जो इवेंट्स थे दैट लेड अप टू द लॉस, उसका इम्पैक्ट होता है. उनकी एज क्या थी, आपकी एज क्या थी, आपकी आपस में रिलेशनशिप कैसी थी, दैट यू नो डिटरमिन्स कि आप पे किस तरह का इम्पैक्ट होगा. उसकी टाइमिंग क्या थी उनके लिए और आपके लिए. सो फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सडन लॉस, राइट, it was not expected, so it can hit you hard, right? And then of course you know sometimes what happens is कि आपकी जिंदगी में शायद पहला लॉस हो, right? और हो सकता है कि ये आपकी जिंदगी का 4th या 5th या 10th लॉस हो, right? So if it's the 10th loss, you're done with losses, right? You don't want to deal with them, right? And if it's your first one, it can still have a very heavy impact because it's the first time you're experiencing something so painful, right? So उसमें again वही चीज आ जाती है कि आपकी लॉस के साथ हिस्ट्री थी या नहीं थी, right? अगर नहीं थी तो भी बहुत हैवी हो सकता है और अगर थी तो भी बहुत हैवी हो सकता है. और इसमें इसी को अगर हम कंटिन्यू करें तो एज ग्रुप जिसमें आपने मेंशन किया वो भी मैटर करता है और फिर जेंडर वाइज भी डिफरेंसेस होंगे. एज वाइज ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, बट जेंडर वाइज ये होता है कि stereotypes I think play a part, क्योंकि so you experience a loss and you might feel like this is how I'm supposed to grieve, और या मुझे ऐसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए लेकिन मैं ऐसे कर रही हूँ या कर रहा हूँ, राइट? सो वो एक कंफ्यूजन होती है क्योंकि उसमें आई थिंक स्टीरियोटाइप्स प्ले अ पार्ट कि अक्सर औकात एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर आप औरत हैं या लड़की हैं तो टीयर्स क्राइंग इज अप्रोप्रिएट, और अगर आप मर्द हैं तो आप यू नो स्ट्रांग रहें या ना रोएं, या आपको तो सैडनेस महसूस नहीं होनी चाहिए और अगर हो रही है तो वो दिखनी नहीं चाहिए, राइट? और अक्सर औकात ये फ्लिप हो जाता है कि अक्सर लॉस पे वो अगर खातून हैं तो वो उनको रोना नहीं, अगर नेचुरली नहीं आ रहा तो शी माइट थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हर बिकॉज एवरीवन एल्स इज, ऑल द लेडीज आर क्राइंग बट आई एम नॉट, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, राइट? एंड दे माइट you know abhi they're not ready to cry, their internal system is not ready to cry. So ये वजह हो सकती है. और अगर आप एक मर्द हैं और आपको बहुत ज्यादा रोना आ रहा है तो there is shame and embarrassment related because men don't cry, right? जो कि I know कि ये अब shatter हो रही है, ये वाली mentality break हो रही है and about time के हो,
crying is, जैसे हंसना acceptable है, I think crying needs to be acceptable. And so I think when it comes to gender, that's something that plays a role. Stereotypes and thinking that I'm supposed to grieve in a way, but that's not, and that loss of control is very unsettling for people, right? कि मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा और मुझे रोना क्यों आ रहा है, if that makes sense. ठीक है. अच्छा, इसमें हम इसको अगर हम थोड़ा, क्योंकि हम ब्रीफ और उस प्रोसेस में आ गए जहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो एक जो आपको जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आई थिंक सुनने को मिलता होगा और एक बड़ा हमारी जनरली लोग जानना चाहते हैं, वो ये है कि हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं एनीवन हु इज ग्रीविंग. क्योंकि अभी आप देखो कि कभी कोई ऐसा इवेंट होता है, वी हैव सीन, आई हैव हैड हॉरिबल एक्सपीरियंसेस ऑफ अटेंडिंग फ्यूनरल्स अपने रिलेटिव्स के एट माय विलेज. वहां पे बिल्कुल टोटल डायनामिक्स हैं, जो शहरों के डायनामिक्स और हैं, बट कुछ चीजें मुश्तरक हैं. उसमें क्या होता है कि कभी इफ यू हैव लॉस्ट अ चाइल्ड टू अ टेररिस्ट अटैक एंड समवन कम्स टू टेक, वो एक बेहतर जगह पर हैं, तो नो, अ मदर डजंट रियली वांट टू लिसन टू दैट. शी वांट्स कि वो बच्चा मेरे पास ही रहे. वो माँ यही समझती है कि वो बच्चा मेरे पास ही बेहतर जगह थी. सो इस तरह के कई दफा हमारे ऐसे जनरली कुछ इंटेंशनल टू बी ऑनेस्ट होते हैं इनसेंसिटिव कमेंट्स, और कुछ ऐसे हैं जो हम अनइंटेंशनली भी बोलते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट उस टाइम वो बंदा नहीं सुनना चाहता या नहीं समझना चाहता. तो आप कैसे कहोगे कि हमें एक बंदे को, जो ऑब्वियसली डिफरेंट ग्रीफ हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, बट हमें जनरली एक स्टैंडर्ड एसओपी किस तरह अप्रोच करना चाहिए एनीवन हु इज ग्रीविंग? और इफ यू वांट टू स्पेसिफिकली बात करना चाहते हैं एग्जांपल्स के साथ, तो वो भी प्लीज फील फ्री टू. बिल्कुल, आपने जो बात की, आई एग्री विद यू. और ऐसे ही मेरा ख्याल है कि एक हमारा कल्चरल वो है, और जो बिल्कुल मैंने शुरू में बात की थी कि अक्सर मीनिंग निकालना लॉस में से, राइट? सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई अगर कोई इस तरह का लॉस है, तो हम जैसे कहेंगे कि ओ यू डॉज्ड अ बुलेट. सो फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप में, या अगर कोई दोस्तों में वो हो जाती है, तो हम कहते हैं डॉज्ड अ बुलेट, या हम कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, राइट? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लॉस, राइट? अक्सर औकात मैंने भी ये चीज एक्सपीरियंस की है कि फ्यूनरल के अगले दिन कह रहे होंगे कि देयर इन अ बेटर प्लेस, इसी में कोई बेहतरी होगी. A person who's lost a child or a person who's lost their parent, they don't want to hear that agle din. Yeah. That's a very cruel thing to say to make them see a benefit or a meaning right away, right? So I think timing plays a key role, and also maybe they will never be in a place where they want to see कि इसका कोई meaning था या इसका कोई benefit था, right? So SOP, I don't know if there is, like we discussed before, कि हर loss unique होता है, हर इंसान के लिए unique होता है, हर किसी की timeline अलग होती है. किसी को loss उसी वक्त hit कर जाता है, right? कि ये हो गया है या मैंने ये lose कर दिया है, और कुछ लोगों को बहुत साल लग जाते हैं, they experience a loss, और वो अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं, और उनकी जिंदगी functional रहती है, and then a few years later किसी किस्म की maybe something similar happens, right? So for example, उस time पे maybe they go in a shock like state, और फिर life goes on, and then something similar happens a few years later, and they might be triggered or re-traumatized, right? And that's when it hits them. So SOP एक strict होना सबके साथ शायद realistic नहीं होगा. I think it depends on person to person कि उनके लिए loss का मतलब क्या था, उनके लिए कितना बड़ा था, और how, where are they? उन्होंने accept कर लिया है? Are they in a place to even talk about it? Are they in a place to process it? Are they in a place where they want to look at the bright side? Maybe not. और शायद वो कभी भी उस जगह पे नहीं होंगे. And जो एक वो बात है कि जी इतने महीने गुजर गए, अभी तक ठीक नहीं हुई या ठीक नहीं हुआ, एक बड़ी कॉमनली चीज आपको सुनने को मिलेगी. There's no timeline, and there's no strict rule. Humans are so complex. हर किसी की एक अलग प्रोसेस होता है, हर किसी की अलग हिस्ट्री होती है with that person, हर किसी का अपना रिलेशनशिप होता है. So would it be okay for me to assume आपके जवाब से कि अगर मैं जाके फिर maybe I can ask them कि अच्छा, do you want to talk about it right now, do you want to express, या इस तरह की कोई हम बात कर सकते हैं जिसपे we'll at least get to know कि वो किस स्टेज पर हैं, वो कहाँ पर है. क्योंकि अगेन
अगर मैं वहां पे जा रहा हूँ तो मेरे लिए भी ये इस टाइम मुश्किल है ना जज करना कि वो इस टाइम के स्टेज पर है, एंड यू नो इट्स नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट आइदर. सो इसको हम किस तरह गैप को डिफरेंस कर सकते हैं कि इवन इफ आई हैव द राइट इंटेंशन बट आई वांट टू नो कि वो कहाँ पर है, आई वांट टू एक्ट अकॉर्डिंगली, उसको हम किस तरह देख सकते हैं? I think yes, you're absolutely right. Checking with that person, where are they? How are they? How are they feeling? वो बात भी करना चाहते हैं या नहीं? And also something that gut feeling जो एक होती है हर इंसान की, या common sense भी एक चीज होती है कि अगर एक इंसान रो रहा है बहुत ज्यादा, क्या appropriate होगा उनको ये कहना कि ये अच्छा हुआ है? True. Right? जो कि lacking है, you know. But yes, I think common sense gut feeling भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे लोग कि क्या इस वक्त ये मुझे पूछना चाहिए. But yes, you're absolutely right. Asking that person, what do you need? How can I help? I'm here. Sometimes help looks like जो loss के बाद लोग खाना भेजते हैं. You know, that's a lot of support. So sometimes support looks like that, giving food. और हमारा culture भी food पे हम बहुत bond करते हैं. तो that's I think relevant. अभी आपने जिस तरह जिक्र किया था कि मे बी कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद वो उनको हिट करता है या वो ट्रिगर हो जाता है दोबारा उनका लॉस, और कई दफा एटलीस्ट मैंने देखा है कि वो कई दफा एक्टिवेट ही तब होता है जिस तरह आप कह रही थी कि वो उस टाइम चीज उन्होंने ब्लॉक कर दी और कई सालों बाद, एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन दैट स्पेशली इन केसेस ऑफ अब्यूज जहाँ पे होता है बच्चों के साथ, तो वो कई सालों बाद किसी और इवेंट की वजह से एकदम यू नो व्हेन इन योर 30s 40s तो सडनली दैट कम्स आउट ऑफ इट एंड यू आर लाइक अच्छा ये इतने साल तक कैसे एवरीथिंग वाज फाइन. सो मैं जो आपको पॉइंट पूछना ये चाह रहा था कि जिस तरह डेथ पे स्पेसिफिकली जब हम सडन लॉस की बात कर रहे हैं, हम ट्रॉमेटिक लॉस की बात कर रहे हैं, कोई इवेंट होता है, कोविड से आप किसी और की डेथ का पता चला तो आपको सडनली अपने पेरेंट की, स्पाउस की, बच्चे की, गॉड फॉरबिड किसी की भी डेथ थी उसका याद आ गया, कोई बॉम्ब अटैक हुआ तो आपको अपना कोई एक्सपीरियंस याद आ गया. तो कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो कि सिमिलर इवेंट्स हो रहे हैं बट एट द सेम टाइम एनिवर्सरीज होती हैं, हर साल वो डेट आनी है, हर साल वो याद आएगी, आप कुछ भी ट्रिगर ना हो रहा वो डेट तो आपके सामने आनी ही आनी है. जो ट्रिगर्स होते हैं इनको कैसे आई मैनेज इफ द लैक ऑफ बेटर वर्ड कर सकते हैं वो, या वो कैसे नेविगेट कर सकते हैं अपने इस डिफिकल्ट टाइम से जो उनको नजर आ रहा होता है या एकदम आ जाता है उनके सामने? So इसमें दो चीजें मेरे जहन में आ रही हैं. एक ये कि एक तो डिलेड रिएक्शन भी हो सकता है और ये हो सकता है कि आपने उसी टाइम पे रिएक्ट किया था लेकिन दोबारा जब समथिंग सिमिलर हैपेंस तो वो दोबारा से फीलिंग्स आ सकती हैं. एनिवर्सरीज, बर्थडेज, डेथ एनिवर्सरीज, ये सेंसिटिव टाइम ऑफ द ईयर होता है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. दैट्स वेरी कॉमन. और इस टाइम पे आई थिंक सोशल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Self-care can be very important. Maybe taking a day or two off from work, recognizing that वो डेट करीब आ रही है, I need to do something, you know, for myself, or I need to take care of myself. So that is of course अगर पता हो कि ये मेरे triggers हैं. मगर अक्सर औकात नहीं पता होता क्या triggers हैं और मैं क्यों ऐसे महसूस कर रही हूँ. और उस मोमेंट में शायद एनालाइजिंग द सिचुएशन, मे बी टेकिंग अ स्टेप बैक, कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन का काम कर सकते हैं कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसकी वजह ये हो सकती है. एंड देन मे बी शेयरिंग इट विद योर पार्टनर और बेस्ट फ्रेंड और family member, something like that. I think that social support is very, very important when it comes to loss, specifically death. और अक्सर इसमें कुछ लॉसेस होते हैं जो अनआइडेंटिफाइड भी चले जाते हैं. आई थिंक शुरू में हमें शायद मुझे करना चाहिए था मेंशन अनआइडेंटिफाइड लॉसेस, फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ अ पेट, और फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ डेथ ऑफ एन एक्स, या फिर अगर अक्सर कुछ रिलेशनशिप्स सीक्रेट रिलेशनशिप्स होते हैं और अगर उसमें एक पार्टनर की डेथ हो गई एंड द वर्ल्ड डज नॉट नो, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव, या द वर्ल्ड डज नॉट नो दैट दे वर टुगेदर, एनीथिंग लाइक दैट, that person that cannot talk about their death or loss, that is also a type of loss that or you experience. I think disenfranchised grief कहते हैं उसको. तो एक वो भी एक आई थिंक इम्पोर्टेंट लॉस
के प्रोसेस में एक वो चीज होती है कि जिसमें आपका लॉस आइडेंटिफाइड नहीं होता और उसमें सोशल सपोर्ट नहीं एग्जिस्ट करती. सो फॉर एग्जांपल इफ यू लूज अ कैट और अ डॉग, oh, it was just a pet, it was just an animal, but for a lot of people their pets are like their children or their sibling or a part of the family, and you can really experience that loss. So एक वो होती है, तो आई थिंक उसमें भी सोशल सपोर्ट बड़ी जरूरी होती है. That this person has lost their companion. अभी आपने बात की जिसमें सेल्फ केयर की आप बात कर रहे थे और आप कहते कि यू नीड टू बी आप अवेयर होते हो कि अच्छा ये दिस इज अ पोटेंशियल ट्रिगर, और कई दफा आप अवेयर नहीं होते. मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली हर इंसान का अपना एक प्रोसेस होता है, उसका एक पेस होता है जिसपे वो प्रोसेस कर रहा होता है. बट एज अ प्रोफेशनल थेरेपिस्ट अगर आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि किस स्टेज पे दे शुड they would be able to identify या क्या वो indicators है जिनको देख के वो कर सकते हैं कि अच्छा this is not working out for me, मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही. So at this point जो मेरी सोसाइटी की सपोर्ट है वो भी है, सोशल सर्कल भी है, but I need professional help. So क्योंकि कई दफा वो भी आइडेंटिफाई नहीं होता, आप आइडेंटिफाई करते भी हैं तो पैसिफाई कर देते हैं कि नहीं यार सबके साथ ऐसा ही होता है, ये तो चलेगा, ये तो ऐसे ही है रहेगा. But maybe at that point you need, I don't know, medication, you need therapy, you need yoga, meditation, whatever way you prefer. But how would you identify कि अच्छा मैं उस स्टेज पर हूँ? Again, हर किसी की ये different timeline होगी. First few weeks, first few months as well, it's only natural to feel that intensity, right? But maybe and it depends on person to person कि when they feel like अच्छा I think I need maybe professional help. Right. And अभी बिल्कुल इस हमारी सेशन से पहले मैं कुछ रीडिंग कर रही थी इसी से रिलेटेड, और उसमें यही था कि अगर आप किसी को काउंसलिंग या ग्रीफ थेरेपी के लिए कह के भेजें कि जाओ, इट माइट नॉट वर्क एंड इट एक्चुअली माइट डू मोर हार्म देन हेल्प, बिकॉज आप जबरदस्ती उनको भेज रहे हैं, मे बी दे नॉट इन अ प्लेस टू प्रोसेस दैट. सो अगर उस चीज को थोड़े से डिफरेंट एंगल से मैं बताऊं तो वो उसमें होगा कि you should I guess I have a problem with using should and must, so that's why I paused. I think कि अपनी readiness देखनी चाहिए. आप अपनी grief के process में किसी भी stage पे हो सकते हैं, you might not be ready to talk about it, right? Willingness बड़ी जरूरी होती है कि are you willing to process these emotions, that loss, and then accommodate new way of being. क्या उसकी willingness है. Sometimes you might go into therapy and you realize I might be ready to talk about it, but I'm not willing to make changes, right? And then you can withdraw, right? And then there is that ableness, that do you have that kind of mind where you can process feelings, where you can talk about these things? Do you have that internal capacity? Are you able to do that? Because this is very difficult work, right? So I don't know अगर इस जवाब ने आपके सवाल को cater किया है या नहीं किया, but I think right time to go into therapy is not कि कब आपके हालात बुरे हैं, but when you are ready, if that makes sense. Right. अच्छा, इसी में follow-up question मेरे आएगा कि we're not just talking about grief and loss. Now I'm talking about particularly going into therapy. The first step always seems really difficult. कि जो आप दोस्तों को कन्विंस करते रहे, उनके पीछे सर खपा लें, वो जिस तरह आपने बात की, जाना उन्हें तभी है when they are ready, और जब वो जाते हैं they see a benefit and they continue, and that's a good thing. But वो जो first step है उस पे मैं दोनों एस्पेक्ट से पूछूंगा. एक वो जो खुद जाना चाह रहा है, lot of fear is there, stereotypes हैं. इसके अलावा why would I like to talk to a stranger? ठीक है, बातें करने से क्या होगा? सबसे कॉमन स्टीरियोटाइप तो पाकिस्तान में ये है, मैं किसी को पैसे भी दूं, मैं बातें भी करूं, तो मतलब मैं तोते से बात कर लेता हूँ, जो आपको सुनने को मिलते हैं कमेंट्स. ठीक है, सो एक तो वो है. दूसरा, अगेन, अगर I understand कि you can't really convince anyone or force anyone, and you shouldn't do that to go to therapy. But if you want to address all these myths, तो हम कैसे आप उसका जो थेरेपिस्ट एड्रेस करोगे, ताकि वो लोग जो जाना चाहते हैं उनके भी कुछ मिसकंसेप्शंस दूर हो, जो कन्विंस करना चाहते हैं उनके भी थोड़े मिसकंसेप्शंस दूर हो? मेरी प्रैक्टिस में थोड़े मेरे मिक्स्ड रिव्यूज हैं. शायद मैंने दोनों तरह की चीजें देखी हैं. जो लोग खुद आते हैं
they think they're ready, and then they take a few sessions and they realize that no, I'm not ready, I don't want to do this. And then there are people जिनको कोई कहता है कि I think you should try this out, and they come in and they're like, मेरी कोई ज़्यादा hope नहीं है, this was my last resort, but I'm just giving it a shot, and they realize कि oh, this is good for me, I enjoyed this. And very often जो एक बहुत common reply, I don't know what it was, but it worked. राइट एक ये बहुत कॉमनली चीज होती है. और अक्सर लोग जिनको कोई कहता है कि आप थेरेपी ट्राई करें, वो आते हैं और उनका कंफर्म हो जाता है थेरेपी में आके कि दिस डज नॉट वर्क एंड दिस इज नॉट फॉर मी, राइट? व्हिच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट दैट थेरेपी इज नॉट फॉर एवरीवन. दैट इज ट्रू, राइट? अगेन वही जो तीन चीजें मैंने पहले बताई, रेडीनेस, विलिंगनेस और एबलनेस, ये तीनों चीजें शायद होनी, लॉस और ग्रीफ हो या ना हो, ये तीनों चीजें शायद होनी जरूरी होती हैं. उसके अलावा जो बातें, जो आपका पॉइंट था कि सिर्फ बातें करने से मैं क्या वो होगा, एटलीस्ट द काइंड ऑफ वर्क दैट आई डू, उसमें सिर्फ बातें नहीं होती, उसमें पैटर्न आइडेंटिफिकेशन होती है, उसमें थीम्स पिक की जाती हैं, उसमें जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स होते हैं आपका अपने साथ, लोगों के साथ, जो आपका वर्ल्ड व्यू है वो एक्सप्लोर होता है. काफी चैलेंजिंग वर्क होता है. Sometimes it's in depth. अभी मुझे पता है कि कुछ अर्सा पहले जैसे आपने अटैचमेंट पे एक की थी वीडियो, तो अटैचमेंट स्टाइल्स एक्सप्लोर होते हैं, how they are apart, how they show up और how they manifest in different relationships in your daily life, वो चीज एक्सप्लोर होती है. और एक डीपर इनर वर्क होता है जो कि शायद आप तोते के साथ नहीं कर सकते. So it's not just and also it's a relationship, right? एक therapeutic relationship होता है, और हर relationship में you experience a different type of you, right? और जो आप थेरेपी में एक्सपीरियंस करते हैं वो बड़ा अक्सर लोगों के लिए वो पार्ट बड़ा प्रेशियस होता है उनके लिए. And it's healing, it's therapeutic, it's a safe, non-judgmental place where you experience a part of yourself, where you experience a part of your narrative, your story, जिसके अंदर थेरेपी और हीलिंग एग्जिस्ट करती है. बहुत बेसिक चीजें मैं बता रही हूँ, और शायद इसी में हीलिंग और वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं. सो इट्स मोर देन जस्ट टॉकिंग. आई थिंक इट्स व्हाट वी एक्सपीरियंस in presence of another person that a lot of people cherish. Right. Thank you for that insight. I hope it clarifies a lot of things जो हम जनरली सुनते आ रहे हैं. Confidentiality भी बड़ी important है. I think confidentiality और safety जो एक therapeutic relationship में होती है, जो trust होता है कि जो मैंने ये बात की है ये आपके साथ रहेगी और ये बाहर नहीं जाएगी. I think उसमें वो बड़ी powerful और बड़ी strong सी चीज़ है जो exist करती है. और हर किसी को I think everyone deserves to experience that kind of safety in a relationship. True. अच्छा, इसी को एक question, follow question, then we'll go back to our topic as well. Are there particular instances जहाँ पे therapists जो होते हैं they are obliged or inclined to share information, जो अपना break करना पड़ता है उनको confidentially packed, obviously exist करता है, but कोई ऐसी situation होती है जहाँ पे वो उसको break कर सकते हैं? I think it's I think जो स्टेट, यूजली इट डिपेंड्स कि आपकी स्टेट की क्या वो है, लेकिन जो एक कॉमनली चीज होती है वो ये होती है कि अगर आपको पता चले कि आप किसी को हार्म करने लगे हैं, लाइफ थ्रेट जो अगर होती है, तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो सकती है. और जो यूके सिस्टम था जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग थी, वहाँ पे अगर मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पता चले तो वो भी रिपोर्ट करना होता है. Right. ठीक है. But there are extreme circumstances जिसमें वो होते हैं, but वो एक स्पेशल केस होता है. It's not a standard practice, of course. Coming back to our topic, अभी हम बात कर रहे थे कि जिस तरह भी हमने बात की कि वो एक स्टैंडर्ड आपको जुमले सुनने को मिलते हैं, तो एक और जो स्टैंडर्ड कमेंट सुनने को मिलते हैं, और इवन आई थिंक हम लोग भी खुद भी वो फील करते हैं. Nobody wants to sit in grief forever. They want to feel better. They want to be able to come on terms with it. और हमारी सोसाइटी का अनफॉर्चुनेटली ये होता है ओपिनियन कि अच्छा बस ठीक है, हो गया, इतना टाइम हो गया, 6 महीने हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए हैं, तो बस अब मतलब कब तक इस बात को आपने जो है वो किसी भी किस्म का लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ लव वन, इवन लॉस ऑफ रिलेशनशिप को करना है. सो और अब मेरा जो क्वेश्चन आपसे ये है कि जो बंदा इससे गुजर रहा है, ऑब्वियसली वो सबका पहला क्वेश्चन ये होता है स्टैंडर्ड कि यार ये कब तक होगा, मैं कब बेहतर होऊंगा, मैं कब इससे बाहर निकल आऊंगा, जर्नल होता है.
तो उस पे थोड़ा सा अगर आप एड्रेस कर दें। अगेन टाइमलाइन हर इंसान की अलग होती है और शायद ऐसी कोई डेडलाइन दे देना अनफेयर होगा, राइट? कि 2 हफ्ते या 6 महीने तक ठीक हो जाना चाहिए। अगर आप डीएसएम की तरफ देखें तो डीएसएम में एक्चुअली कुछ टाइम लिमिट है ग्रीफ की और ट्रॉमा की या हर उसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के ऊपर डिफरेंट एक वो होता है, अपना वो टाइम लेते हैं। एक चीज दैट कैन हेल्प इज दैट समटाइम्स एक्सेप्टिंग एंड रिकग्नाइजिंग के जो लॉस हो गया है, डेथ है या डेथ रिलेटेड नहीं है, शायद वो उसकी तकलीफ छोटी नहीं होगी, बट यू कैन ग्रो योर लाइफ अराउंड इट और यू कैन ग्रो फ्रॉम दैट इंसिडेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी किस्म का लॉस है तो उसके बाद अक्सर लोग रिलीजियस हो जाते हैं, राइट? या कोई कम्युनिटी सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं या किसी किस्म की सोशल वर्क टाइप चीजें अगर वो कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट दिस लॉस हैपेंड एंड नाउ देयर लाइफ इज ग्रोइंग अराउंड दैट लॉस। वो तकलीफ कम नहीं हुई लेकिन जिंदगी चलती गई, इफ दैट मेक्स एनी सेंस। इट्स अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आई थिंक, बट सो वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीफ एंड लॉस की बात हो रहे हैं, बट अभी हम पहले भी बात कर रहे थे, हमारी आपस में बात हो रही थी कि देयर आर सम रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनसे हम जरा बेहतर पोजीशन में होंगे टू सी व्हाट्स हैपनिंग। सो उस पे अगर आप रोशनी डाल सको तो उसमें रिस्क फैक्टर्स में वही बातें आ जाती हैं कि हु इज द पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट यू लॉस्ट, हाउ यू लॉस्ट इट, कि क्या इवेंट्स थे जो वहां पे पहुंचे, और आपकी अपनी हिस्ट्री क्या है लॉस और क्राइसिस के साथ डील करने की, हाउ यू डील विद इट, आप हाउ रिजिलियंट आर यू, राइट? और उसके अलावा अगेन वही कि कितनी सपोर्ट आपके पास अवेलेबल है, सोशल सपोर्ट, हेल्प क्या अवेलेबल है, जिसको अगर हम थोड़ा एक्सपैंड करें तो उसमें who died या who you lost, you know, if it's a parent or if it's a spouse or a partner, right? It will have a big impact. उसके अलावा आपका आप education, your education level, also it's said कि अगर if you're highly educated, you can cope with it better. उसके अलावा अगर आपका जो इनकम स्टेटस है वो क्या है, अपेरेंटली इफ इट्स लो देन इट विल हैव अ बिगर इम्पैक्ट। लो सोशल सपोर्ट, सो अगर सपोर्ट कम है, अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, फैमिली मेंबर्स नहीं हैं, दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट। Attachment style is something that's something that has a strong relationship with how you cope with loss. So जो securely attached होते हैं, they can adapt to changes easily as compared to anxious and ambivalent जो उनकी attachment style होती है. Right. How dependent were you on that person emotionally, financially, and otherwise psychologically, right? आपकी relationship की type क्या थी उनके साथ? So that's something that can determine how this loss will have an impact on you, if that makes sense. Yeah, I think that and lack of family cohesion is something, and if it's जिसको आपने, so if it's a loss because of death, तो अगर violent death है, so उसकी details पता चलती हैं, how it happened, were you there, आपने witness किया, so that can then, you know, it's a loss and then it's trauma, so you know that can have a big impact. चलिए यहीं पे पॉइंट है, आई थिंक इट वुड बी इम्पोर्टेंट कि हम डिस्कस भी कर लें, थोड़ा क्लैरिफाई भी कर दें कि ऑब्वियसली इफ देयर इज अ हिस्ट्री टू यू नो योर लाइफ, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं ऑलरेडी स्ट्रगल्स हैं या वो किस माइंड स्टेट ऑफ माइंड में ऑलरेडी हैं या उनका पास्ट क्या रहा है, बट देयर एज फार आई अंडरस्टैंड आई थिंक देयर इज ऑलवेज होप कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका पहले एक्सपीरियंस बैड भी रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट। आई थिंक I won't be wrong in saying that. I think that again it's something that it's up to each individual. Do they want to make room for that? You know, sometimes after a loss, any type of loss, one can feel stuck in that loss, right?
कि let go करना या move forward करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. So in case of losing a child, for example, what do you do? How do you do? Of course there is hope, and of course if there wasn't hope, or if I didn't believe in hope, I wouldn't be in this profession, right? So I would like to believe that there is hope, but also I don't want to generalize it. Yeah, but it's going to be a difficult process for sure. Yes, and I'm sure यहाँ पे कुछ viewers होंगे जो जिनको शायद ये लग रहा होगा कि कैसे meaning बनाएं या कैसे benefit ढूंढें, या there is no hope, right? They might be in that state or stage of life where they are not experiencing hope. So to say that there is hope, शायद उनका experience belittle हो जाएगा. So I don't want to do that. Fair enough. But जिस तरह भी आपने बात की, इसी को कंटिन्यू करते हुए अगेन जो हमारे प्रोसेस होते हैं, वी एक्सपीरियंस डिफरेंट फीलिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स. यू नो, प्रोसेस में आप बाद में ग्रीविंग प्रोसेस में है, टाइम्स यू नो देयर विल बी गुड डेज एंड बैड डेज जिसे हम कहते हैं. कभी हमें लगेगा कि अच्छा ठीक है, फाइनली आई एम गेटिंग होल्ड ऑफ माय लाइफ, यू नो, आई एम गेटिंग इट टुगेदर, और सडनली एक आपको लगेगा कि मैं तो पहले से भी ज्यादा बुरी हालत में आ गई. सो देयर इज दैट आप ऑसिलेट करते हैं बिटवीन डिफरेंट सिचुएशंस. तो उनको किस तरह आप कमेंट करते हो, कैसे नेविगेट किया जा सकता है, कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है? I think it's a normal thing that we all experience. A lot of people experience this कि वो सिर्फ उस loss oriented state में stuck नहीं होते, वो कभी ठीक हो जाते हैं. They will focus on changes, they will focus on moving on, and then there will be days जब bed से निकलना भी मुश्किल होगा. Right, and then there are days जिसमें ना तो वो इतने sad होंगे और ना ही वो इतने productive होंगे, उसके बीच में होंगे. बल्कि एक theoretical model भी है, dual process model, जिसमें दो states ये लिखी हुई है कि एक है loss oriented state और एक है restorative state. Restorative state is जिसमें आप loss के बाद अपनी नई जिंदगी या जो changes के साथ जिंदगी है उसमें आप indulge कर रहे हैं, लेकिन there are bad days as well. और वो ऑसिलेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, और उसको अगर इसी चीज को सो समटाइम्स पीपल यूज दिस इन थेरेपी, लाइक कि वो थेरेपी में आके अपने लॉसेस के बारे में बात करेंगे, अपनी ग्रीफ के बारे में बात करेंगे, अपनी इमोशंस के बारे में बात करेंगे, एंड व्हेन दे लीव थेरेपी दे आर ओके, दे आर फंक्शनल, दे आर डूइंग एवरीथिंग फाइन, बट देन वंस अ वीक दे विल टॉक अबाउट दैट पेन. राइट, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन भी इसको कह सकते हैं. इन अदर वर्ड्स कि इट्स एंड जो ये ऑसिलेशन है, जब आप अपनी नई चेंजेस पे फोकस करें, इट्स मोर, यू कैन लुक एट इट एज टेकिंग अ टाइम आउट फ्रॉम पेन, राइट, which is needed. You know, it's not a bad thing. Sometimes again वो एक stereotype है कि जी इसके husband की death हुई है, so why is she smiling, why is she happy, राइट. एक जो हस्बैंड वाइफ वाला जो स्पेसिफिकली अगर कल्चरली देखा जाए एक लॉस जो है, उसको किया जाता है कि वो रेड कपड़े नहीं पहन सकती, वो मेकअप नहीं कर सकती, राइट. एंड इवन इफ यू लुक एट चाइनीज कल्चर, तो उसमें भी समथिंग सिमिलर, इस तरह की कुछ सिमिलर माइंडसेट है या वे ऑफ लुकिंग एट इट है कि इफ अ मैन इज विडोड तो ही कैन हैव हिज वाइफ इज रिप्लेसेबल. जो उनके चाइनीज वर्ड्स हैं उनकी ट्रांसलेशन कुछ ऐसी है. लेकिन अगर एक औरत अगर विडो होती है तो उसमें उसका जो ट्रांसलेशन है, इट मीन्स शी इज स्टिल अलाइव और समथिंग लाइक दैट. एंड दैट आल्सो गोज टू शो कि हम किस तरह से लॉस को देखते हैं. तो आई थिंक दैट जो वो ऑसिलेशन है, अगेन वही जो हमने जेंडर स्टीरियोटाइप की बात की थी, उसमें ये भी आ जाता है कि अक्सर लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कि अभी तो मैं सैड थी, कल सैड थी, आज ठीक हो गई हूँ. इट्स अ नेचुरल थिंग, इट्स एंड इट्स नीडेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट पेन. Right. So I think this is the point where we wrap up. But any last words? You know, it's obviously हमने भी समझने की कोशिश की और बात की है कि it's not a easy process. It's never going to be an easy process. और इसके अलावा जिस तरह बात कर रहे थे कि बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होता है. So हम जनरलाइज शायद नहीं कर सकते, बट हम कोई आप ऐसे जनरल एडवाइस या कोई ऐसे पार्टिंग वर्ड्स छोड़ना चाहो हमारे ऑडियंस के लिए? I think I'll say that we're born to experience losses. It's a very it's very important part of our life. Our first loss is being born, right? क्योंकि we leave that womb behind, right? तो loss पैदा होते हैं और हम loss के साथ पैदा होते हैं.
So avoiding that is not really possible. But then as we grow, there are big losses, there are traumatic losses, and the kind of lives that we are living, change can come with loss. I think एक दूसरे को slack cut करना चाहिए. Be kind to each other. बोलने से पहले अगर हम एक दो दफा सोच लें तो it would be helpful. Or yeah, I think that cutting slack for ourselves as well. There is no right or wrong way of grieving. हर किसी का अपना तरीका होता है और हर किसी की अपनी टाइम लाइन होती है जिसमें उनको हिट करता है लॉस या उनको नहीं करता. So I think leaving it at that, looking at it as fluid would be helpful maybe. Thank you so much for these kind words of wisdom. Once again, thank you, Aman. Thank you for your time and for sharing your insights and being a therapist guest on our show. Thank you so much for having me over. Definitely, I'm sure our audience will also be able to resonate with it. But don't forget to subscribe and like our social media channel, not just because we want the likes, but because you can stay updated to whatever future activity we are doing. But thank you once again for your support and all the very best.